तो बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसी चैप्टर की ये महत्वपूर्ण अपक्रियाएं आपकी बच गई थी, तो वो आज हम आपको कराए दे रहे हैं। पिछले वीडियो में जो हमने देखा था वो महत्वपूर्ण अपक्रियाएं पर हमने टिप्पणियां देखी थी और उनकी रिएक्शन सहित देखी थी। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अपक्रियाएं देखेंगे। कौन 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 से आपके महत्वपूर्ण अपक्रियाएं बची हुई थी इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके इस चैप्टर में है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो वो 5 अपक्रियाएं आपकी बची हुई थी, पांचों आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी अब HVZ अपक्रिया है। दूसरी अपक्रिया आपकी विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया है। तीसरी अपक्रिया आपकी बेंजोइन संघनन अपक्रिया है। चौथी अपक्रिया आपकी परकिंस अपक्रिया है। पांचवी अपक्रिया आपकी इटार्ड अपक्रिया है। सबसे पहले HVZ अपक्रिया देख लेते हैं। HVZ अपक्रिया में आपका दिया हुआ है कि ये जो HVZ अपक्रिया होती है ये 3 चरणों तक होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम में कई बार आई हुई अपक्रिया है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ क्रिया करके सभी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर देते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। यानी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन युक्त परमाणु युक्त यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया जाएगा। उसमें लाल फास्फोरस और क्लोरीन की उपस्थित रहेगी। क्लोरीन की जगह पे हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, इनकी उपस्थिति ली जाएगी। उपस्थिति लेने पे जब अपक्रिया कराएगा तो पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन परमाणु हटके एक क्लोरीन लगेगा। दूसरे स्टेप में दो हाइड्रोजन हटके दो क्लोरीन लग जाएंगे। तीसरे स्टेप में तीनों हाइड्रोजन हटके तीन क्लोरीन लग जाएंगे। तो 3 स्टेप में ये आपकी अभिक्रिया होती है, जो वही आपको दिया हुआ है। क्रिया करके सभी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर देते हैं। ठीक, तो ये आपको रिएक्शन में करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया जिसमें 3 आपके हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। ठीक, यहाँ पे इसे एस्टिक अम्ल बोलेंगे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले या फिर एस्टिक अम्ल बोले, बात एक ही होती है। ठीक, उसके साथ लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस के लिए हमने P लगाया हुआ है की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन, क्लोरीन की उपस्थिति ले लें या फिर ब्रोमीन की उपस्थिति ले लें, इनकी उपस्थिति ले लें। जब हमने क्रिया कराई तो हमें मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ से एक H हटा, एक Cl यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। ये H जो हटेगा वो एक Cl के साथ HCl बना लेगा, जो कि आप नीचे माइनस करके लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे प्लस करके HCl कर देंगे, वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, आप किसी भी तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में ये मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन और लाल फास्फोरस के साथ कराएगी। तो हमें दूसरा हाइड्रोजन ये वाला जो था वो भी हट के क्लोरीन के साथ चला गया और HCl, ये जो H होगा इस Cl के साथ HCl बना लेगा। तो ये आपका डाइक्लोरो एस्टिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद आपका अगले स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा, उसके जगह पे भी क्लोरीन आ जाएगा। तो ये आपका ट्राइक्लोरो एस्टिक अम्ल होगा। इनकी उपस्थिति सब में रहेगी, तीनों स्टेप में क्लोरीन, लाल फास्फोरस और HCl की उपस्थिति रहेगी। ठीक, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी HVZ अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। यानी कि ये अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, इसे भी देख लेते हैं। ठीक, इसमें आपकी HVZ अभिक्रिया, परकिंस अभिक्रिया और इटार्ड अभिक्रिया, ये बहुत एग्जाम में आई हुई अभिक्रिया है। विकार्बोक्सिलीकरण और बेंजोइक संघनन अभिक्रिया, ये बेंजोइक संघनन अभिक्रिया आपके 2024 और 25 में आई है। ये भी आप तैयार करके जाना, उससे पहले कभी भी लगभग नहीं आई है। ये 24-25 में नई रिएक्शन आई है। ठीक, ये आपकी 20 से पहले कई बार आई थी, उसके बाद कभी कभी पूछी गई है, ज़्यादा नहीं पूछी गई है। लेकिन HVZ और इटार्ड अपग्रेड ये हर साल आपके एग्जाम में आ जाती हैं। ये दोनों अपक्रियाएं हर साल आपके एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक, तो अब हम विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया देख लेते हैं कि विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरी अपक्रिया हमारी विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया दी हुई है। इस अपक्रिया में हमें दिया हुआ है कि इसमें एस्टिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह को ही एस्टिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले या फिर एस्टिक अम्ल बोले, को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ अपकृत कराने पर सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है।
प्राप्त सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपकृत कराने पर, यहाँ पे हमने एसिटिक अम्ल ले लिया यानी कि CH3COOH ले लिया, ये आपका एसिटिक अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले, बात एक ही होती है, ठीक। और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ हमने अपकृत कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अपकृत कराया तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त हो गया यानी कि CH3COONA, सोडियम एसीटेट हमें प्राप्त हो गया। और यहाँ पे आपका H2O बचेगा, ठीक। कैसे बचेगा, यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा, तो H2O आपका बचेगा। ये जो सोडियम है ये यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा। प्राप्त सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम आपका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH CaO, इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो आपका सोडा लाइम बन जाता है, ठीक। तो इनकी अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया जब इनकी उपस्थिति में कराई जाएगी तो हमें मीथेन प्राप्त होगा, Na2 प्राप्त होगा, Na2CO3 हमारा मुक्त हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी मीथेन प्राप्त, विकासलीकरण अभिक्रिया में हमें एसिटिक अम्ल से मीथेन प्राप्त होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल से दो स्टेप में हमें मीथेन प्राप्त होता है। पहले स्टेप में हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, दूसरे स्टेप में जब सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें मीथेन प्राप्त होता है। तो ये आपकी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद हमारी तीसरी जो अभिक्रिया थी वो थी बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। ये आपकी 24 और 25 में आई अभिक्रिया है, तो हमने आप सोचा कि आपको करवा देते हैं। इस अभिक्रिया में छोटी सी अभिक्रिया आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है, 24-25 में आई अभिक्रिया है इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बेंजोइक बनाते हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड के दो अणु लिए जाते हैं, वो संघनित होते हैं और बेंजोइक बनाते हैं, ठीक। बेंजोइन या फिर बेंजोइक बोल लें या फिर बेंजोइन बोल लें, बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के हमने दो अणु ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए। आप इस तरीके से इसे भी लिख सकते हैं, C6H5CHO ये भी है, C6H5CHO ये भी है, ठीक। इनको आपस में जब जोड़ा जाएगा तो उसी के कारण हमने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक। क्योंकि इनको आपस में जोड़ा जाएगा, ये H और ये उठकर इसके नीचे आ जाएगा, OH बना लेगा, ये बॉन्ड इसके साथ सीधे जुड़ जाएगा और ये पूरा आपस में मिल जाएगा। देखो ये वाला H उठेगा, ये O उठेगा, जो इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना के OH बना लेगा, ठीक। और ये C जो है आपका इस H के साथ एक बॉन्ड में जुड़ जाएगा, तो आपका कुछ इस तरीके का फॉर्मूला पूरा बन जाएगा जो आपका कहलाएगा बेंजोइन। एक बात का ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में आपका केसीएन यानी कि इसकी उपस्थिति रहती है, पोटेशियम साइनाइड की आपकी उपस्थिति रहती है इस अभिक्रिया में, ठीक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड दो अणु लिए जाएंगे बेंजल्डिहाइड के, उनकी अभिक्रिया जब पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाएगी तो हमें बेंजोइन प्राप्त होगा, ठीक। तो ये आपकी बेंजोइन संघनन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद हमारी परकिंस और इटार्ड अभिक्रिया दी हुई है तो उन्हें भी देख लेते हैं। इटार्ड अभिक्रिया इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपके एग्जाम में लगभग हर बार इटार्ड अभिक्रिया और जो पहली आपकी अभिक्रिया थी HVZ अभिक्रिया, ये दो अभिक्रियाएं तो आपके एग्जाम में हरदम पूछ दी जाती हैं, ठीक। इन दोनों को खास कर तैयार करके जाना आप, ठीक। तो इसके बाद हम परकिंस अभिक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे चौथी हमारी अभिक्रिया दी हुई है परकिंस अभिक्रिया। परकिंस अभिक्रिया में हमारा दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण तथा उसी लवण के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर एक असंतृप्त अम्ल सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड आपका बेंजीन और एल्डिहाइड मिलकर बेंजल्डिहाइड बनाता है कि एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण तथा उसी लवण के एनहाइड्राइड। एलिफेटिक अम्ल आपका क्या होता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ये आपका एलिफेटिक अम्ल कहलाता है, ठीक। तो इसी एलिफेटिक अम्ल को किसके साथ लवण के एनहाइड्राइड, ये आपका एलिफेटिक का यानी कि एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण
एनहाइड्राइड है, ठीक। तो इसके साथ जब बेंजोल्डिहाइड की अपक्रिया कराई जाएगी किसकी उपस्थिति में, CH3COO Na की उपस्थिति में हमें अपक्रिया कराएगी। गर्म किया गया 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें यहाँ पे असंतृप्त अम्ल सिनेमिक एसिड प्राप्त हो गया। सिनेमिक एसिड जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो असंतृप्त अम्ल है, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल मुक्त हो जाता है, यानी कि CH3COOH मुक्त हो जाता है। इसे एसिटिक अम्ल बोले या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले, ये परकिंस अपक्रिया में मुक्त हो जाता है। जब बेंजोल्डिहाइड की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है CH3COONA की उपस्थिति में, तो हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरीके से आप थ्योरी लिख सकते हैं। वरना अगर आप ये तैयार कर सकते तो तैयार कर लें, वरना आप अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप इस तरीके से इसकी थ्योरी बना सकते हैं कि बेंजोल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3COONA इसको ब्रैकेट में कर दें की उपस्थिति में कराने पर हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी बना सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी परकिंस अपक्रिया हो जाएगी। इसके बाद हम आखिरी अपक्रिया इटार्ड अपक्रिया देख लेते हैं, यानी कि सबसे लास्ट अपक्रिया जो थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट अपक्रिया है, आपके एग्जाम में बहुत आती है, ठीक। तो इस अपक्रिया को भी देख लेते हैं। ये अपक्रिया कई टीचर्स आपके 2 स्टेप में कराते हैं, लेकिन ये 1 स्टेप की अपक्रिया होती है। कई सारे टीचर इसे 2 स्टेप में भी करा देते थे, वो भी बहुत ही सही अपक्रिया होती है। और 1 स्टेप में आप करेंगे तो वो भी बहुत सही अपक्रिया होती है, ठीक। इसमें दिया हुआ है इस अपक्रिया में टाल्विन को क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोल्डिहाइड बनता है। यानी कि टाल्विन टाल्विन आपका क्या कहलाता है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 रखेंगे तो उसे टाल्विन बोलेंगे, ठीक। इसको क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर क्रोमिल क्लोराइड ले या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले, इन दोनों में से एक ले सकते हैं। इनके साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लग जाएगा तो हमें बेंजोल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इटार्ड अपक्रिया हो जाएगी। तो ये आपको पांचों अपक्रियाएं जो इस चैप्टर की बची हुई रिएक्शंस थी वो हमने करा दी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की जो रिएक्शंस की पर टिप्पणी थी वो हमने कराई थी, 6 से 7 टिप्पणियां थी, तो वो हमने आपको करा दी है। वो रिएक्शंस के माध्यम से ही होती हैं। ये भी आपकी टिप्पणी में काम कर जाएंगे। टिप्पणी में क्या करना होता है, आपको हिंदी लिखनी होती है और रिएक्शन लिखनी होती है। यहाँ पे रिएक्शन में भी आपको यही करना होता है कि अगर आप क्रियाएं पूछे तब भी आपको हिंदी और रिएक्शन लिखनी होगी। टिप्पणियां पूछे रिएक्शन का नाम देकर तब भी आपको हिंदी और रिएक्शन लिखनी होगी, तो ठीक। तो आपको इस तरीके से करना होगा। तो हम एक एक करके आपको सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें। इन्हें आपको बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लें, इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, जो नीचे रिएक्शन दी हुई है इस रिएक्शन का एक साथ स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप यहाँ पे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट करें और जो बेंजीन संघनन दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप पीछे की रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट दे देते हैं। अब आप यहाँ पे परकिंस अपक्रिया का भी स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे इटार्ड अपक्रिया दी हुई है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन अपक्रियाओं को आपको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये सारी आपकी जो रिएक्शंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि नियम रिएक्शन आपके एग्जाम में भर भर के पूछी जाती हैं। आपको भी पता होगा और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसको भी पता होगा कि नियम रिएक्शन हर केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत सारी आती हैं। 5 से 10 से 15 नंबर की आपकी नेम रिएक्शन ही पूछी जाती है। और अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, जब वो भी नेम रिएक्शन से उठाकर रख देगा। कैसे प्राप्त करें, वो भी नेम रिएक्शन से उठाकर रख देगा। सारा आपको नेम रिएक्शन के बेस पे ही धर देता है, ठीक। अगर आपने क्लास 12 केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन तैयार कर ली तो ये जो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें और अभिक्रियाएं पूर्ण करें, इनमें से जो आपके ये जो 15 नंबर हैं आपके, ये आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। और 5 नंबर की आपकी नेम रिएक्शन आती है वो 100% होता है, तो वो भी आपको तैयार होगी। यानी कि 20 नंबर का आपका पेपर पूरा नेम रिएक्शन से ही तैयार हो जाएगा। तो क्लास 12 केमिस्ट्री में 40 से 45 नेम 40 से 42 नेम रिएक्शन है आपकी। अगर 40 ही आपने तैयार कर ली नेम रिएक्शन तो वो 40 में से ही आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक। 20 नंबर 100% आपके तैयार हो जाएंगे
अगर 40 नेम रिएक्शन आपने तैयार कर ली। बाकी के आपके न्यूमेरिकल आने चाहिए विलियन चैप्टर के, और थोड़ी बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली परिभाषाएं हैं वो भी हमने आपको एक प्लेलिस्ट में कराई हुई है, तो वो आनी चाहिए। ठीक, लॉन्ग आंसर भी हमने कराए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें हमने सारी नेम रिएक्शन क्लास 12th की और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन और सारे जो लॉन्ग आंसर हैं वो सब कराया हुआ है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।